नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास वापस आरआरबी जेई के टॉपर, जिन्होंने इस बार आरआरबी जेई 2025 के अंदर उसको क्वालिफाइड ही नहीं किया, एक अच्छे मार्क्स भी वहां पे गेन किए। वहां पे उन्होंने अजमेर जोन से यहाँ पे फिलअप किया और 109 पॉइंट समथिंग उनके मार्क्स यहाँ पे आरआरबी में रहे। हम यहाँ पे जानेंगे ऋषि राज से कि जो हमारे जूनियर्स जो बच्चे हैं उनको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारा एक इंटरव्यू का मोटिव ये होता है कि जो भी बच्चे हमारे जूनियर हैं, ये आपके एक जो सीनियर है, तो इनकी गाइडेंस में अगर आप लोग तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और क्या क्या चीजें हमको करना चाहिए और क्या क्या चीजें हमको अवॉइड करना चाहिए। और इन्होंने सिलेक्शंस के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं। तो हम ऋषि राज से एक एक चीजें हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो ऋषि, मैं आपसे चाहूंगा कि सबसे पहले बेटा आप अपना बायोडाटा बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप फिर उसके बाद आप बताइएगा कि कैसे आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सर, मैं ऋषिराज मोदी चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक एनआईटी हमीरपुर से पास आउट किए। अच्छा। और आपने आरआरबी से पहले किस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे थे बेटा। आरआरबी की पहले मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था सर। बैंकिंग की। अच्छा। हाँ, कितने साल तक। बैंकिंग की 2 साल तैयारी की मैंने। अच्छा। तो ये बताइए मुझे, अगर मैं ओवरऑल बात करूं ऋषिराज, तो इससे पहले आपने भले टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, कितने एग्जाम्स आपने दे लिए होंगे इससे जिसमें आप डिस्क्वालिफाइड हुए होंगे। मैंने बैंकिंग के 3-4 एग्जाम दिए, आईबीपीएस एसबीआई के। हम्म। एक अपना इंडियन का भी आया था राजस्थान में हाँ हाँ हाँ। 2020 के आसपास, वो भी दिया था मैंने। अच्छा इसके अलावा टेक्निकल का यही दिया है, आरआरबी जेई का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अप्रोक्स सभी एग्जाम्स में डिस्क्वालिफाइड हुए आई थिंक। हाँ। यस। अप्रोक्स हुआ कितने। कभी किसी में फर्स्ट पेपर क्लियर हो रहा था, किसी में सेकंड में रह रहा था, किसी अच्छा में अच्छा। फर्स्ट भी नहीं हो रहा था। तो मतलब जब आपने ये फेलियर का सामना जब किया होगा इन एग्जाम से, तो मैं सबसे पहले, आज आपने सक्सेस तो हासिल कर ही ली आरआरबी की, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी देर बाद की बात चर्चा करेंगे। पहले मुझे ये बताइए, जब आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए, जब वहां पे आपको फेलियर मिला होगा, अभी आपने बोला कि सर पहला पेपर निकल रहा था, दूसरा नहीं निकल रहा था, कईयों में पहला नहीं निकल रहा था, तो वहां पे जो आपको असफलता मिली, वो एक बार उसमें बताइएगा कि उस टाइम पे आपके दिल पे क्या बीत रही थी। सर, वो तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, सब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हम्म। लेकिन कहीं ये था कि अगर इंग्लिश, क्योंकि मेरी इंग्लिश काफी वीक थी, अच्छा तो उसके कारण से मैं रह पा रहा था, उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही थी बैंकिंग की। अच्छा 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 अच्छा। मैथ रीजनिंग काफी स्ट्रांग हो चुका था मेरा, हाँ 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 हाँ। इंग्लिश के कारण ही नहीं हो रहा था। अच्छा फिर मैंने देखा इसमें आरआरबी के अंदर इंग्लिश भी नहीं है, चलो इसमें ट्राई करते हैं, फिर इसमें हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब फेलियर में हाँ, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। और डिमोटिवेशन इतना नहीं हुआ इनसे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अभी अभी बच्चे डिस्क्वालीफाई। बच्चे बड़े डिमोटिवेट हो रहे थे, हमारे मैसेजेस कर रहे थे कि सर बड़ा दुख हो रहा है, कई बच्चे 0.33 मार्क्स रहे और कई बच्चे हाँ, 1 मार्क्स से रहे। तो दुख तो होता है जब फेलियर हमको मिलता है, लेकिन एक असफलता आपको कुछ ना कुछ आपको सिखा जाती है कि हमको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना कैसे चाहिए। तो ऋषि, मुझे बताइए, आप का मास्टर प्लस एजुकेशन से मिलान कब हुआ, कब आप मास्टर प्लस एजुकेशन से जुड़े। सर, आरआरबी का जब फर्स्ट पेपर दिया हम्म तो मुझे लगा कि मेरा ये क्लियर हो जाएगा। हम्म। तो मैंने टेक्निकल, थोड़ा टाइम हो चुका था, मुझे लगा अब टेक्निकल स्टार्ट कर दूं रिजल्ट का वेट ना करके। हम्म तो मैंने यूट्यूब पे टेक्निकल का सर्च किया, हम्म तो आपका आया हम्म सबसे पहले मास्टर प्लस एजुकेशन का। तो वहां से बेसिक्स वगैरह थोड़ा किया मैंने, क्योंकि भाई सारा एकदम क्लियर हो चुका था मेरा, 3-4 साल हो गए टेक्निकल छोड़े हुए। हम्म। फिर किया तो फिर मास्टर प्लस एजुकेशन से मैंने बैच लिया संकल्प, फिर हम्म। वहां से किया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मास्टर प्लस एजुकेशन के साथ। सर, बहुत सपोर्टिव थे आप और रविंदर सर दोनों। हाँ। अच्छा, काफी बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए मेरे, अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ। सारा रिवाइंड करने में बहुत होता है। 5 साल हो गए थे, 5 साल टेक्निकल 2019 में पास आउट हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे अब तक 5 साल हो गया। तो हम्म। ये टेक्निकल तो लगभग भूल सा ही गया था मैं, क्योंकि अच्छा। बैंकिंग में टेक्निकल का कुछ आता नहीं। हम्म। इसमें सारा टेक्निकल आया, तो मैंने स्टार्टिंग में तो सारे टॉपिक्स एक बार ऊपर से किया। हम्म। फिर डेप्थ के अंदर तक गया, हम्म बेसिक्स वगैरह क्लियर किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। फिर हम्म। वहां से किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो टेक्निकल में स्टार्टिंग में पहली बार नंबर आए थे मेरे 60 के अराउंड नंबर आए थे फर्स्ट बार। अच्छा। हाँ।
फर्स्ट पेपर दिया टेक्निकल का, तो 60 के अराउंड ही नंबर आए थे 150 में से, अच्छा 150 में से। अच्छा 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 अच्छा। फिर मैंने कहा जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको, कौन से टॉपिक है वो लिख के हम्म। सारे फिर वहां से क्लियर किए टॉपिक, उनको स्ट्रॉन्ग करना किया। आपने ये बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि बच्चे बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट देने के बाद, उनके जब मार्क्स कम आते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपने उस टेस्ट की एनालिसिस की होगी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि 60 मार्क्स हाँ आए तो एनालिसिस की होगी। तो वो जो एनालिसिस का आपका तरीका था वो कैसा आपने किया, और कैसे आपने एक्यूरेसी अपनी बढ़ाई, आपने कम गलतियां की? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर बच्चे को जानना चाहिए, इसको बिल्कुल सही तरीके से आप क्लेरिफाई करो। सर, सारे जो 150 क्वेश्चन थे मैंने सारे स्टार्ट किया, जो राइट है वो नहीं, रॉन्ग है वो नहीं, अनअटेम्प्ट किए वो नहीं, सारे 150 क्वेश्चन है सबको वापस से किया, हम्म। रिवाइज रिव्यू किया कि ये किसी में तुक्का भी लगा होगा वो भी सही हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना। अच्छा। इसलिए सारे क्वेश्चन किए, हम्म और जो लग रहे थे ये टॉपिक मेरे क्लियर नहीं है तो उन हम्म टॉपिक पे ज्यादा जोर दिया मैंने स्टार्टिंग में। जैसे जैसे एग्जाम टाइम पास में आया तो मैंने कहा अब ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा क्लियर, तो हम्म। उसका छोड़ दिया मैंने, और जो अच्छा थे अच्छा। उनको स्ट्रोंग थे और उनको स्ट्रोंग किया। तो बेटा, ये जो हमारे पास जब हम टेस्ट देते हैं घर पे, वो 1.5 से 2 घंटे का होता है, ठीक है। लेकिन हाँ उसके बाद आप मुझे ये बताइए, जब आप एनालिसिस करते थे आफ्टर उस टेस्ट को सबमिट करने के बाद, उसमें कितना टाइम आप देते थे? वही देते थे 1-1.5 घंटा, या ज्यादा देते थे? नहीं, एनालिसिस में तो पूरा दिन ही लग जाता था, कभी कभी तो 3-4 घंटे भी लग जाते थे। ये एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगता था। बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, क्योंकि मुझे यही बात आपसे जानना था। क्योंकि मैं बच्चों को कई बार सेशंस में बताता हूं कि बेटा, कहीं बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं उसका, और उसका एनालिसिस उनको लगता है कि टेस्ट दे लिया, टेस्ट देके छोड़ देते हैं, ठीक है। वो 1-2 घंटा देख लेते और ऊपर ऊपर सीड आउट कर लेते हैं। अभी आपके सामने ऋषिराज ने बोला कि कभी कभी दिन भी लग जाता था उस पेपर को एनालिसिस करने में। तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो टेस्ट दिया उसके क्वेश्चंस को जो आ गया वो भी, और जो गलतियां की वो भी आपको प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके एक्यूरेसी बढ़ती है और हमारा कंसेप्ट एक डेवलपमेंट होता है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। तो ऋषि, मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि हर जो भी टॉपर होता है, हर जो भी जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, जब आपने पेपर दिया होगा, ठीक है, तो पेपर से निकलने के बाद क्या आपको कंफर्म था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या वो मुझे वो नहीं जानना सर, है। नहीं सर, उस टाइम तो कंफर्म नहीं था। हाँ हाँ फिर 2 दिन बाद आंसर की आई तो हम्म, देखा उसमें 105 नंबर बन रहे थे। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम जो कैंसिल एग्जाम हुआ था उसमें 97 नंबर ही थे मेरे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, फिर इसके अंदर 105 नंबर बन रहे थे। हाँ हाँ तो हाँ मैंने आपसे भी पूछा कि 105 में क्या चांस है क्या, हाँ। और भी यूट्यूब पे काफी थे, सबसे पूछा मैंने हम्म। कि लाइव आते थे तो पूछा चांस है क्या, हम्म कोई बोलता था चांस है हो जाएगा, और हम्म, अजमेर को डेंजर जोन बताते थे। तो बिल्कुल। बोल रहा हो ना भी यूआर कैटेगरी से भी है, तो हाँ हाँ इसमें थोड़ा डर सा ही था, लास्ट तक डर सा ही बना रहा था। एक क्योंकि दो घंटे रिजल्ट आने के 2 घंटे तक तो मैंने अपना नंबर ही नहीं देखा। जब अजमेर की शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आई तो उसमें रोल नंबर ही सर्च किया पहले अच्छा क्या अच्छा इसमें अच्छा। रोल नंबर है? चलो अब मार्क्स देखते हैं कितने बने हैं। आप ये सही हो, क्योंकि आपका शायद मेरे रिजल्ट से 2 दिन पहले भी आपका मैसेज आया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले, मुझे हाँ आज भी पता है। क्यों फिर हाँ आपने मेरे से पूछा भी था कि सर, मुझे डर लग रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हाँ 100 है ना, 105 हाँ आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। और फिर मैंने आपसे हाँ शायद मैसेज भी यही किया था कि आप CBT 1 में कितनी कैटेगरी में आप क्वालिफाइड हो। आपने बोला कि हाँ, सर, कैटेगरी में है ना, क्लियर हूँ, तो मैंने कहा आपने सब में सारी एक को छोड़ के। एक को छोड़ के सभी में आप क्वालिफाइड हो। फिर भी आपके अंदर एक हाँ डर सा लगा हुआ था, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ ये मतलब हर टॉपर ये तो नहीं सोचता ना, कि ऐसा कईयों को लगता है कि दूसरी दुनिया के आदमी होते हैं कि सिलेक्शन लेने के बाद क्या बता, वो महान टैलेंटेड लोग होंगे जिनका ही सिलेक्शन होता है, वो कभी डरे नहीं होंगे। तो मतलब डरते तो है ना, डर तो रहता है ना अंदर। डर तो था ही सर, लास्ट तक था, जब तक खुद का यस नहीं लिखा हुआ था स्कोर कार्ड के अंदर तब तक डर था। उसके हाँ। बाद भी 2 बार तो नंबर रोल नंबर मैच किया कि मेरा ही है ना ये रोल नंबर तो। अरे यार, बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन यार मेरी ओर से आपको और मास्टर थैंक यू प्लस सर। एजुकेशन की ओर से। और मैं कामना करूंगा कि आप अपने फ्यूचर में अच्छा करो। और दूसरी बात यार, चूरू के आपने अभी चूरू का नाम लिया, ऐसे मैं खुद जयपुर से हूँ, मास्टर प्लस एजुकेशन भी जयपुर से ऑपरेट करते हैं, रविंद्र सर पूना से कंडक्ट करते हैं। तो चूरू तो ऐसे मैं अच्छा कई बार जाता रहता हूँ, चूरू से मैं हिसार निकलता हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल हिसार अच्छा में ही अच्छा है। अच्छा। तो
चूरू पूरा रेतीला इलाका है ना, रेती 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 वहां पे। हाँ हाँ, तो वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंड यही है। हाँ, सबसे ज्यादा गर्मी सबसे ज्यादा ठंडी वहीं पे है। तो वहां पे पूरा हाँ रेतीला इलाका है, तो वहां पे जमीन भी आई थिंक बंजर है ना, वहां पे खेती भी नहीं होती हाँ ज्यादा, हाँ। है ना। तो नहीं। वहां के बच्चों का एक ही सपना होता है भाई, गवर्नमेंट जॉब पाना है, इसके अलावा जिंदगी में कोई तोड़ नहीं है, ना तो पानी है ना जमीन हाँ। है, कुछ भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं। सही है। क्योंकि वह हमारे जो ईस्ट और वेस्ट वाला राजस्थान है तो उसके अंदर आ जाता है, तो चूरू चूरू वाला सबसे ज्यादा गर्मी वाला और सबसे ज्यादा सर्दी वाला इलाका हो जाता हाँ है। तो वहां के बच्चों के पास एक ही सपना होता है जिंदगी में, बस जॉब पाना है, ठीक है। जॉब नहीं मिली तो भाई कोई शादी भी नहीं करेगा, कोई लड़की भी नहीं देगा, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। और जब आपके पास जॉब मिल जाती है तो आपकी स्मार्टनेस ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है कि आपने अपनी काबिलियत वहां पे एग्जाम में शो कर दी है। तो उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो वो खुशी का पल कैसा था आपका, और सबसे पहले आपने रिजल्ट किसको बताया? सब सबसे भावुक पल था सर एकदम, वो तो पास में सिस्टर थी और मम्मा थी। अच्छा 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 अच्छा। उनको बताया, पापा मार्केट थे तो फिर पापा को कॉल करके बताया कि हो गया मेरा सिलेक्शन। फिर पापा भी आ गए थे। अच्छा 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 अच्छा। मतलब वो जो अलग ही हाँ होता है ना उस टाइम पे, जो मदर फादर की आंखों में जो खुशी हम देखते हैं कि हमारा बेटा आरआरबी के अंदर जूनियर इंजीनियर बन चुका है, तो एक अलग ही खुशी होती है। आई थिंक मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि घर का जो माहौल होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो क्या ऋषि पहले से परिवार में कोई आरआरबी में था या कोई जॉब सर्वेंट था? दादाजी थे रेलवे में, कारपेंटर थे वो अच्छा। स्टार्टिंग। फिर पापा नहीं, पापा तो बिजनेस है पापा का तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और भाई, ब्रदर सिस्टर? सिस्टर है जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रही है अभी। अच्छा 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 अच्छा। वो वाइफ है हाउस वाइफ। हम्म। अच्छा अच्छा। तो बेटा, मुझे बस जाते जाते एक बात ये बता दो कि आने वाले एस्पिरेंट को आप कैसे गाइड करोगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, और अपनी गलतियों पे, और जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं अभी फेलियर मिलने के बाद, आप उनको एक सही गाइडेंस और सही राह जरूर बता दी ताकि बच्चों के लिए एक हेल्प हो जाए। सर गाइडेंस यही है कि अच्छे से बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलो। हम्म ऐसा नहीं एक टॉपिक आज पढ़ लिया तो उस ये अपना ओके हो गया। हम्म। एकदम पूरा बेसिक से लेके डेप्थ तक जाओ उसके, अच्छा कि अच्छा क्लियर करो अच्छे से एकदम सारे टॉपिक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब टेस्ट भी जरूरी है। टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है सर। पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके हम्म बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, जिससे पता चलेगा हमारा कि ये टॉपिक हमारा स्ट्रोंग है, हम्म इसमें नंबर बन रहे हैं। ये हम्म हमारा वीक है, इसमें नंबर नहीं बन रहे। बन रहे हैं उसको स्ट्रोंग करो। हम्म लेकिन ऐसा नहीं कि 95% अगर अपना टॉपिक क्लियर है तो हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि इसी के अंदर 100%, सौ हम्म, परसेंट किसी बंदे के नहीं हो पाते बिल्कुल बिल्कुल। नंबर। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे किसी टॉपिक के ऊपर। इसके लिए 95%, 90% के आसपास अपने होके हम्म क्लियर हो गया तो चलो ठीक है, ये अपना स्ट्रोंग हो गया है। अब जो हम्म। वीक टॉपिक है उनको क्लियर करो ताकि वो भी 90% तक पहुंच जाए। ऐसे 90% के आसपास हम पहुंच जाएंगे अप टू हर टॉपिक में, हम्म। तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा फिर। अच्छा 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 अच्छा। तो प्रिपरेशंस जब हम करते हैं तो अभी आरआरबी के अंदर कहीं बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, है ना। पहला बात तो है कि कौन सी बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने ओनली आरआरबी के ही पीवाईक्यू किए या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के भी पीवाईक्यू आपने किए? डिफरेंट डिफरेंट एसएससी के भी किए थे सर पीवाईक्यू मैंने। और पीवाईक्यू लास्ट 10 years के काफी इंपॉर्टेंट है करना। उससे बिल्कुल। पता चलता है कि आइडिया रहता है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम्म। किस टाइप के बनते हैं क्वेश्चंस हाँ, क्योंकि वगैरह। आजकल ये जो बच्चे बोलते हैं ना न्यू फ्रेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल न्यू फ्रेम क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, लेकिन उन न्यू फ्रेम क्वेश्चंस को टेकल करने के लिए पीवाईक्यू जरूरी होता है। और यस सर। मेरे को जहां तक लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि एसएससी के पीवाईक्यू किसी को भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे आप इंडिया का कोई सा भी यस सर। एग्जाम्स लिखने जाओ, है ना। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना, हाँ क्योंकि सर एसएससी सही के है। जेई के क्वेश्चंस इतने प्यारे और सबसे गजब के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आरआरबी की बात नहीं बहुत कर सर। रहा हूँ, इंडिया के किसी भी जेई के एग्जाम्स की आप तैयारी करो, एसएससी के क्वेश्चंस करना मोस्ट प्रायोरिटी पे आप रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो चलिएगा यस सर। ऋषि, जाते जाते एक बार बच्चों को सिंगल लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे, तो मैं इसी के बाद ये मीटिंग एंड करता हूं, और मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। सर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बच्चों को, हम्म। और हमेशा मोटिवेट रहो, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए तैयारी करते रहो, चलो। आगे बढ़ते रहो। ऑल चल द बेस्ट। चलेगा, बढ़िया।